जय हिंद। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। देखो शुरू करते हैं। ये अब तक हमें समझ में आता है कि इंडस्ट्रीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की डेट में जिस कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है वो अपने ट्रू पोटेंशियल पर ग्रो नहीं कर सकती है। लेकिन इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। एक तरफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं वैसे वैसे देखने को मिल रहा है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। वैसे वैसे देखने को मिल रहा है कि ये इंडस्ट्रीज़ हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती हैं। और इंडस्ट्रीज़ प्राइमरीली 4 टाइप के पॉल्यूशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और वो 4 टाइप के पॉल्यूशंस कौन कौन से हैं? एक है एयर पॉल्यूशन, दूसरा है वाटर पॉल्यूशन, तीसरा है लैंड पॉल्यूशन और चौथा है नॉइस पॉल्यूशन। एक एक करके अपन इन चारों पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। देखो, एयर पॉल्यूशन 2-3 तरीके से होता है। एयर पॉल्यूशन के 2-3 डायमेंशंस हैं। कौन कौन से 2-3 डायमेंशंस हैं? एक तो जब अनडिजायरेबल गैसेस का प्रेजेंस एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए एयर के अंदर, तो उसको अपन बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। जब अनडिजायरेबल गैसेस का प्रेजेंस एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए एयर में, तो उससे होता है एयर पॉल्यूशन। अनडिजायरेबल गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बहुत सारे स्किन डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक डायमेंशन क्या है कि जब अनडिजायरेबल गैसेस का प्रोपोर्शन एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए हमारे एयर में, तो उससे होता है एयर पॉल्यूशन। दूसरा, पार्टिकुलेट मैटर का प्रेजेंस अगर एयर में इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। और पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? बहुत ही माइक्रो लेवल के, बहुत ही छोटे लेवल के सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। इतने छोटे होते हैं ये कि इनको नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता। ये जो सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स हैं, इन्हीं को बुलाया जाता है पार्टिकुलेट मैटर। और ये जो पार्टिकुलेट मैटर है जब एयर में मिक्स हो जाता है तो उसकी वजह से होता है एयर पॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं। जब डस्ट इंक्रीज हो जाए एयर में तो उसको बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। जैसे स्प्रे मिस्ट है, या फिर जैसे बड़ा कॉमन एग्जाम्पल स्मोक, धुआं जो है वो भी एक तरीके का पार्टिकुलेट मैटर है। और स्मोक की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, ये अपने को समझ में आता है। और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो खूब सारा स्मोक रिलीज़ करती हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जैसे केमिकल की इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे ब्रिक किल्न्स हैं जहाँ पे ईंटें बनती हैं, वहाँ से खूब सारा धुआं निकलता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसे हैं जो कि फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करती हैं, वहाँ से खूब सारा धुआं निकलता है। एक अपन क्या कह रहे हैं, अनडिजायरेबल गैसेस का प्रेजेंस एक लिमिट से ज़्यादा अगर इंक्रीज हो जाए एयर में तो उससे होता है एयर पॉल्यूशन। दूसरा अपन क्या बोल रहे हैं, पार्टिकुलेट मैटर का प्रेजेंस अगर इंक्रीज हो जाए एयर में तो उससे भी होता है एयर पॉल्यूशन। और तीसरा, टॉक्सिक गैस लीक्स। कभी कभी इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हो सकते हैं और उन डिजास्टर्स में टॉक्सिक गैस जो है वो लीक हो जाए। इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि हुई 3 दिसंबर 1984 को, और इसमें एक बड़ी हार्मफुल गैस लीक हुई थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। और इस भोपाल गैस ट्रेजेडी में लगभग 4000 लोग मारे गए थे। एयर पॉल्यूशन के 2-3 डायमेंशंस। एक तो अनडिजायरेबल गैसेस का प्रोपोर्शन एक लिमिट से ज़्यादा अगर इंक्रीज हो जाए एयर में तो उससे होता है एयर पॉल्यूशन। दूसरा, पार्टिकुलेट मैटर्स का प्रेजेंस अगर एयर में इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। पार्टिकुलेट मैटर्स का मतलब बहुत ही माइक्रो लेवल के सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स, जैसे डस्ट है, जैसे स्प्रे मिस्ट है, जैसे स्मोक है। और तीसरा, टॉक्सिक गैस लीक्स हो जाएं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे हुआ। और यही सब कुछ लिखा हुआ है एयर पॉल्यूशन में। देखो, एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस। अनडिजायरेबल गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स दैट कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स सच एज डस्ट, स्प्रे मिस्ट, स्मोक। ये जो स्मोक है ये वेरियस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, लीक किया जाता है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, जैसे पेपर फैक्ट्रीज, जैसे ब्रिक किल्न्स। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो कि फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करती हैं। और कभी कभार इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी होता है और उस इंडस्ट्रियल डिजास्टर में टॉक्सिक गैस लीक्स हो जाते हैं और उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूट होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजेडी।
फिर इसके बाद बात आती है वाटर पोल्यूशन के बारे में। और वाटर पोल्यूशन का बड़ा सिंपल सा मतलब है, इंडस्ट्रीज जब अपने वेस्ट को बिना ट्रीट किए हुए सीधे सीधे किसी वाटर बॉडी में, जैसे रिवर में, किसी पॉन्ड में रिलीज कर देती हैं, तो उसकी वजह से वाटर पॉल्यूट होता है। और इंडस्ट्रीज ही क्यों, घरों का जो वेस्ट है उसको भी अगर किसी वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाए तो उसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर्स। बेसिकली बिना ट्रीट किए हुए अगर आप वेस्ट को किसी वाटर बॉडी में रिलीज कर दोगे तो उससे होगा वाटर पॉल्यूशन। इसमें कई सारी इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनरीज वगैरह वाली इंडस्ट्रीज। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं ये डाइस को, डिटर्जेंट्स को, एसिडिक वाटर को, सॉल्टी वाटर को, या हैवी मेटल्स वाले वाटर को जैसे लेड मिक्स या मरकरी मिक्स वाटर को, या फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वाले वाटर को सीधे सीधे वाटर बॉडी में रिलीज कर देंगे बिना ट्रीट किए हुए, और इसकी वजह से होता है वाटर पॉल्यूशन। हमारे कंट्री में 3 मेजर सॉलिड वेस्ट हैं। कौन कौन से 3 मेजर सॉलिड वेस्ट हैं? एक है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश का मतलब क्या होता है? कोल को जब जलाया जाता है तो जो ऐश बचती है, जो राख बचती है, उसको बोलते हैं फ्लाई ऐश। दूसरा है फॉस्फोजिप्सम, और तीसरा है आयरन एंड स्टील स्लैग्स। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो बचता है लास्ट में बेकार, उसको बोलते हैं आयरन एंड स्टील स्लैग। तो 3 मेजर सॉलिड वेस्ट हैं हमारे कंट्री में। कौन कौन से? फ्लाई ऐश, दूसरा फॉस्फोजिप्सम, और तीसरा आयरन एंड स्टील स्लैग। एक हमने बात की एयर पोल्यूशन के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा वाटर पोल्यूशन, और तीसरा है थर्मल पोल्यूशन। बड़ा सिंपल सा मतलब, जब इंडस्ट्रीज गर्म पानी को बिना ट्रीट किए हुए, बिना ठंडे किए हुए सीधे सीधे किसी वाटर बॉडी में रिलीज कर देती हैं, तो उसकी वजह से उस वाटर बॉडी में जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है उसको बेहद नुकसान होता है, उस वाटर बॉडी के एनवायरनमेंट को बेहद नुकसान होता है। और इंडस्ट्रीज में वाटर हाई लेवल पे गर्म किया जाता है। अब इंडस्ट्रीज को इतना सब्र नहीं है कि उसको ठंडा करके, उसको ट्रीट करके रिलीज करें, डायरेक्टली रिलीज कर देंगे, और उसकी वजह से वाटर बॉडीज में जितनी भी एक्वेटिक लाइफ होती है उसको नुकसान होता है। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स। ये जो थर्मल पॉल्यूशन है इसके लिए बेहद रिस्पॉन्सिबल है थर्मल प्लांट्स। इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग एंड दिस हार्म्स दिस अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ। इनफैक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये जो न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, इनसे जो भी वेस्ट डिस्चार्ज किया जाता है उस वेस्ट की वजह से बड़ी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर होता है, जैसे बर्थ डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे मिसकैरियर्स देखने को मिलता है। और बड़ी प्रॉब्लम, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। अगर वाटर पोल्यूट होगा तो सॉइल भी पोल्यूट होगी, बिकॉज पानी जो है वो इवेंचुअली पर्कुलेट करेगा सॉइल में, सॉइल के अंदर जाएगा, और जब वेस्ट के साथ में मिक्स्ड वाटर सॉइल के अंदर पर्कुलेट करेगा, सॉइल के अंदर जाएगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्राउंड वाटर है उसको भी कंटेमिनेट करेगा, उसको भी खराब करेगा। देखो एयर पोल्यूशन अगर एक बार फिर से देखें तो बड़ा सिंपल, 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है कि जब अनडिजायरेबल गैसेस का प्रोपोर्शन एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए एयर में तो होता है एयर पोल्यूशन। दूसरा, पार्टिकुलेट मैटर का प्रेजेंस अगर एयर में इंक्रीज हो जाए तो होता है एयर पोल्यूशन, और कभी कभी टॉक्सिक गैस लीक्स की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। दूसरा हमने बात करी वाटर पोल्यूशन के बारे में, बड़ा सिंपल, जब इंडस्ट्रीज अपने वेस्ट को बिना ट्रीट किए हुए डायरेक्टली किसी वाटर बॉडी में रिलीज कर देते हैं तो उसकी वजह से होता है वाटर पोल्यूशन। 3 मेजर वेस्ट, सॉलिड वेस्ट है हमारी कंट्री में। कौन कौन से? फ्लाई ऐश है, फॉस्फोजिप्सम है, और आयरन एंड स्टील स्लैग्स है। और फिर तीसरा हमने पढ़ा थर्मल पोल्यूशन के बारे में। जब इंडस्ट्रीज गर्म पानी को बिना ट्रीट किए हुए, बिना ठंडा किए हुए सीधे सीधे वाटर बॉडी में रिलीज कर देती हैं तो उसकी वजह से वाटर बॉडी की जो एक्वेटिक लाइफ है, जो एनवायरनमेंट है, उसको बेहद नुकसान होता है। इनफैक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनसे जो वेस्ट रिलीज होता है उसकी वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, जैसे बर्थ डिफेक्ट्स, जैसे मिसकैरियज। और वाटर अगर पॉल्यूट होता है तो उसकी वजह से हमारी सॉइल भी पॉल्यूट होती है। और फिर चौथा पॉल्यूशन है नॉइज़ पॉल्यूशन। ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं, जहाँ पे लाउड मशीन्स होती हैं, वहाँ पे बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं, खासकर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे इरिटेशन होता है, जैसे एंगर होता है, जैसे स्ट्रेस होने की शुरुआत हो जाती है। बहुत सारे लोग इरिटेंट हो जाते हैं, और जब लाउड मशीन्स होती हैं तो सुनने की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। इंक्रीज्ड हार्ट रेट का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं।
तो ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन है ये भी बड़ा सिग्निफिकेंटली हमें इम्पेक्ट करती है। हमें ये समझ में आता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बेहद ज़रूरी है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, अगर एनवायरनमेंट डिग्रेड होता रहेगा तो इंडस्ट्रीज़ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो हमें कॉन्शियस एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कम करने के लिए, और इस एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, उसके कुछ मेथड्स दे रखे हैं। देखो बड़ा सिंपल, एक तो बड़ा बेसिक है, हम सबको पता है लेकिन हम करते नहीं हैं, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग दी वाटर। जितना हो सके घर में, इंडस्ट्रीज़ में, हर जगह पे पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करो, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करो। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को हार्वेस्ट करो, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, और वेरियस मेथड्स हैं। पानी को स्टोर करो अपने फ्यूचर यूजेस के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा, वाटर पॉल्यूशन का एक प्राइमरी रीजन क्या है कि गर्म पानी को बिना कूल किए हुए, बिना ट्रीट किए हुए सीधे सीधे वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। अच्छा क्या होगा कि इस गर्म पानी को पहले ठंडा होने दो, इस गर्म पानी को प्रॉपरली ट्रीट करो, और ट्रीट करने के बाद, वेस्ट को ट्रीट करने के बाद इस पानी को रिलीज करो किसी रिवर में, किसी पॉन्ड में। और ये जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है इसको ट्रीट किया जा सकता है 3 फेजेस में। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो कि होता है मैकेनिकल मीन्स के थ्रू। इसमें कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे स्क्रीनिंग है, जैसे ग्राइंडिंग है, जैसे फ्लॉक्यूलेशन है, जैसे सेडिमेंटेशन है। दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ किया जाता है पानी को ट्रीट करने के लिए, वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। और तीसरा होता है टर्शरी ट्रीटमेंट, इसमें बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल सभी प्रोसेसेस को यूज़ किया जाता है पानी को ट्रीट करने के लिए। देखो एक तो क्या है, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग दी वाटर। दूसरा क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा क्या है, जितना भी हॉट वाटर है उसको ट्रीट करो प्रॉपरली, उसको प्रॉपरली कूल करो, उसके बाद किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करो। एक प्रॉब्लम बड़ी है हमारे यहाँ पे कि ग्राउंड वाटर है, उसको निकालने के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। पानी की ज़रूरत है 4 लीटर की, इंडस्ट्री 40 लीटर निकाल रही है और उसको बर्बाद कर रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर की जाती है इसको लीगली रेगुलेट किया जाए, और अगर कोई इंडस्ट्री अपने लिमिट से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को ओवर ड्रॉ करे तो उसको लीगली पनिश किया जाना चाहिए। पार्टिकुलेट मैटर्स की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम फैक्ट्रीज पे स्मोक स्टैक्स लगा दें, हम फैक्ट्रीज पे प्योरीफायर्स लगा दें, जो धुआं है उसको रिलीज करने से पहले प्योरीफाई किया जाए, फिल्टर किया जाए, और तब उसको रिलीज किया जाए एयर में। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है इन पार्टिकुलेट मैटर्स का कि हम स्मोक स्टैक्स लगाएं, हम प्योरीफायर्स लगाएं, हम स्क्रबर्स लगाएं, और प्रॉपरली इस स्मोक को ट्रीट करने के बाद ही रिलीज करें। एक सॉल्यूशन और हो सकता है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ ना करें, हम ऑयल को यूज़ करें, हम गैस को यूज़ करें, हम कोल को यूज़ ना करें, हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ ना करें, ऐसी चीज़ों को यूज़ ना करें जिसकी वजह से स्मोक निकलता है। हम यूज़ करें ऑयल को, हम यूज़ करें गैस को। क्या क्या सॉल्यूशंस अपन ने पढ़े? एक अपन ने पढ़ा वाटर को रीयूज़ करो, रिसाइकल करो। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। तीसरा, ये जो हॉट वाटर है इसको प्रॉपरली ट्रीट करो, कूल करो, उसके बाद इसको वाटर बॉडी में रिलीज करो। ये वाटर पॉल्यूशन के सॉल्यूशंस हो गए। फिर एक सॉल्यूशन ये भी है कि ग्राउंड वाटर को जो ओवरड्रॉ किया जाता है इसको लीगली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद एयर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है? पार्टिकुलेट मैटर्स बड़ी प्रॉब्लम है। आप फैक्ट्रीज के ऊपर स्मोक स्टैक्स लगाओ, प्यूरीफायर्स लगाओ, ताकि जो स्मोक है वो प्यूरीफाई होने के बाद ही रिलीज हो। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आप कोल को, फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ ही मत करो, आप यूज़ करो ऑयल को, आप यूज़ करो गैस को। इसके अलावा अपने पास में नॉइज़ का एक प्रॉब्लम है, जैसे जनरेटर्स लग रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे मशीन्स लग रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं। आप साइलेंसर्स यूज़ कर सकते हो ताकि जो आवाज़ है वो कम हो, ताकि नॉइज़ पॉल्यूशन उतना ना हो। और आप साइलेंसर्स के अलावा आप मॉडर्न मशीन्स को यूज़ कर सकते हो। आप ऐसी मशीन्स को यूज़ कर सकते हो जो कि कम नॉइज़ करती हैं, जो कि एनर्जी एफिशिएंट हैं, जिनकी वजह से ओवरऑल हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो और हमारे यहाँ पे जो पॉल्यूशन का लेवल है वो भी डिक्रीज़ हो। ये सारे स्टेप्स बेहद ज़रूरी हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या सॉल्यूशंस के तौर पे बात करी है। एक तो हमने बात करी रिसाइकल एंड रीयूज़ ऑफ वाटर। दूसरा हमने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की ज़रूरत है। तीसरा हमने कहा कि ये जो हॉट वाटर है इसको प्रॉपरली ट्रीट करो, इसको प्रॉपरली कूल करो किसी भी वाटर बॉडी में रिलीज़ करने से पहले।
चौथा हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो ग्राउंड वाटर को ओवरड्रॉ किया जाता है इसको लीगली रेगुलेट करने की ज़रूरत है। फिर हमने बात की कि हमें इंडस्ट्रीज़ के ऊपर स्मोक स्टेक्स को फिट करने की ज़रूरत है, प्योरीफायर्स को फिट करने की ज़रूरत है। एक सजेशन ये भी है कि फॉसिल फ्यूल्स कोल वगैरह को यूज़ करने की जगह पे हम ऑयल को यूज़ करें, हम गैस को यूज़ करें। फिर हमें इंडस्ट्रीज़ में साइलेंसर्स को यूज़ करने की ज़रूरत है ताकि नॉइज़ पोल्यूशन ना हो, और इसके अलावा मॉडर्न मशीन्स यूज़ करो, ऐसी मशीन्स जिनमें नॉइज़ भी कम हो और जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो। ये सारे स्टेप्स अगर हम लेंगे तो ये जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है इसको काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद बात की गई है एनटीपीसी की केस स्टडी के बारे में। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की केस स्टडी दी हुई है। ये जो एनटीपीसी है ये ISO सर्टिफाइड है EMS में। EMS मतलब एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एनटीपीसी ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिनके थ्रू ओवरऑल एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दिया गया है। एनटीपीसी बेसिकली एक तरीके से प्रोएक्टिव है अपनी अप्रोच में एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, इस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। एनटीपीसी क्या कर रही है, एक तो एनटीपीसी जो है वो अपग्रेडेड टेक्निक और टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रही है। बेसिकली मॉडर्न मशीन्स को यूज़ कर रही है। मॉडर्न मशीन्स यूज़ कर रही है तो एनर्जी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है और नॉइज़ पोल्यूशन भी कम होता है। तो लेटेस्ट टेक्निक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जा रहा है। दूसरा, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन। वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐश को यूटिलाइज किया जा रहा है। मतलब जो फ्लाई ऐश वगैरह है उसको बार बार अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है ताकि जो वेस्ट जनरेशन हो वो कम से कम हो। ग्रीन बेल्ट्स का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए ये लोग। ये क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे भी एनटीपीसी का प्लांट है वहाँ पे लंबे चौड़े पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, प्लांटेशन की जा रही है, इफॉरेस्टेशन किया जा रहा है ताकि अगर कुछ पोल्यूशन हो भी तो वो जो पेड़ पौधे हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में काम करें। फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट का सिस्टम चलाया जा रहा है, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम चलाया जा रहा है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम चलाया जा रहा है, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज़ एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट का सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को रेगुलर इंटरवल्स पर मॉनिटर किया जाता है। तो एनटीपीसी क्या कर रही है, एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स को यूज़ कर रही है, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा ऐश को यूटिलाइज कर रही है ताकि वेस्ट जनरेशन कम से कम हो, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रीन बेल्ट्स का कॉन्सेप्ट, एफॉरेस्टेशन कर रही है लार्ज स्केल पे, चौथा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए जो भी वेरियस तरीके हैं उनको इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, जैसे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और फिर रेगुलर इंटरवल्स पे इकोलॉजी को मॉनिटर किया जाता है, एनवायरनमेंट को मॉनिटर किया जाता है, रिव्यू किया जाता है और देखा जाता है कि कहीं एनवायरनमेंट पॉल्यूट तो नहीं हो रहा है। तो एनटीपीसी से भी हम सीख सकते हैं। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।